student, today we will read chapter first of history. Chapter name is कहाँ, कब और कैसे, where, when and how. फर्स्टली हम इसका पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप का विस्तार दक्षिणी एशिया के एक बड़े भाग पर है। इसकी उत्तरी सीमा बनाते हुए हिमालय पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं। दक्षिण में हिंद महासागर लहराता है, जिसकी दो भुजाएं अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी हैं। ये दोनों जलराशियाँ भारतीय प्रायद्वीप के क्रमशः दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व में विकसित हैं। द फर्स्टली पढ़ेंगे हम भारतीय उपमहाद्वीप, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। प्राचीन काल से ही भारत एक विशिष्ट भौगोलिक तथा भू राजनीतिक इकाई रहा है। बांग्लादेश, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भूटान तथा श्रीलंका एक भौगोलिक इकाई हैं, जिसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। द नेक्स्ट इज नामकरण, नोमेनक्लेचर। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि भारत का नाम किस तरह से पड़ा और कैसे पड़ा। पहले भारत को किस नाम से पुकारा जाता था। भारत तथा इंडिया मीन्स अंग्रेजी रूप में द अंतर्राष्ट्रीय नाम। शब्दों की ऐतिहासिक जड़ें बहुत गहरी हैं। आर्य ने सिंधु घाटी के लोगों का विनाश करके सिंधु प्रदेश पर अधिकार कर लिया तथा इस प्रदेश को सप्त सैंधव मीन्स 7 नदियों का देश नाम दिया गया। यह प्रदेश वर्तमान पंजाब को सूचित करता है। आर्य ने अपनी प्रभुसत्ता को क्रमशः गंगा यमुना द्वाब की ओर विस्तृत करते हुए उसे ब्रह्मशिषि देश नाम दिया। कालांतर में हिमालय तथा विंध्य पर्वतों के मध्य स्थित संपूर्ण प्रदेश को आर्यवत नाम दिया गया। इसके पश्चात आर्यों ने दक्षिण की ओर अपना प्रभुत्व स्थापित किया तथा इसे दक्षिणापथ कहा जाता था। मार्कंडेय पुराण तथा वायु पुराण के अनुसार मनु की वंशावली में ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पर देश का नामकरण भारत हुआ, किंतु वायु पुराण के एक अन्य प्रसंग में भारत को राजा दुष्यंत का पुत्र बताया है, जिनके नाम पर देश भारत कहलाया। देखिए, प्रदेश को हिंदुस्तान नाम दिया। यूनानी लोग सिंधु को इंडस कहते थे तथा इस देश को उन्होंने इंडिया कहा, जो भारत का अंग्रेजी रूपांतर है। हमारे संविधान तथा विदेशों में भी भारत के लिए इंडिया ही प्रचलित है। इसका आप ये स्वयं रीड करेंगे। द नेक्स्ट इज भारतीय इतिहास में मध्य युग की कालावधि, टाइम फ्रेम ऑफ द मेडिवल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री। विश्व के प्रत्येक देश के इतिहास को सामान्य 3 प्रमुख कालों में बांटा जाता है, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक। इनमें से प्रत्येक काल अथवा युग सैकड़ों शताब्दियों का है, किंतु एक निश्चित युग की अवधि विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न मिलते हैं। उदाहरण, यूरोप के मध्य युग का प्रारंभ ईसा की 5वीं शताब्दी के आसपास हुआ, जो 14वीं शताब्दी तक जारी रहा, किंतु भारत में मध्य युग का प्रारंभ ईसा की 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ तथा 18वीं शताब्दी तक जारी रहा। भारत में मध्य युग को प्राय 2 भागों में बांटा जाता है। 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के प्रारंभ तक पूर्व मध्य युग तथा 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक उत्तर मध्य युग। मध्य युग के दौरान प्रमुख विकास, मेजर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड। मध्य युग का महत्व निम्नलिखित कारणों से है। मैं इसमें से कुछ पॉइंट आपको रीड कराती हूँ। देखिए, फर्स्ट इस युग में हमारे भोजन तथा वेशभूषा में भी अनेक परिवर्तन हुए। धातु मुद्रा के प्रचलन से देश का आर्थिक विकास हुआ। कृषि तथा व्यापार वाणिज्य में भी विस्तार हुआ। भारत की अधिकांश प्रादेशिक भाषा इसी काल में विकसित हुई। भक्ति एवं सूफी संतों ने हिंदू तथा इस्लाम धर्मों के मूलभूत सिद्धांतों की अच्छी समझ प्रस्तुत की। इससे आपसी तालमेल तथा संयुक्तता की भावना उत्पन्न हुई। द नेक्स्ट इज नवीन धर्मों दीन इलाही तथा सिख धर्म के अतिरिक्त हमारे अनेक धार्मिक विश्वास तथा सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराएं आदि इस काल में विकसित हुई। देखिए, इतिहास के स्रोत।
ऐतिहासिक स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। पहला पुरातात्विक स्रोत, सेकेंड साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में स्मारक, मंदिर, किले एवं महल, मोनूमेंट्स, टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड प्लेसेस। मध्ययुगीन शासकों ने अनेक स्मारक, मस्जिद, मंदिर, किले तथा महल बनवाए। स्मारकों में चित्तौड़ का विजय स्तंभ, दिल्ली के निकट महरौली में कुतुब मीनार, आगरा का ताजमहल, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा, दिल्ली का लाल किला आदि प्रसिद्ध हैं। स्मारक वो होते हैं जो किसी की याद में बनवाए जाते हैं, उनको हम स्मारक कहते हैं। अब पढ़ेंगे किलों। किलों में लाल किला शॉर्ट में पढ़ाती हूँ मैं, आगरा का किला, ग्वालियर का किला, चित्तौड़ का किला आदि। महलों में जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर आदि उल्लेखनीय है। विभिन्न शासकों ने विभिन्न शैलियों में अनेक मंदिर भी बनवाए। कंद्रिया महादेव मंदिर मीन्स खजुराहो, बृहदीश्वर मंदिर ये तंजौर, कैलाश मंदिर एलोरा में, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, तट मंदिर मामल्लपुरम, महाबलीपुरम तथा कांचीपुरम के अनेक मंदिर मध्ययुगीन मंदिरों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। द नेक्स्ट इज सिक्के। सिक्के भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तियों तथा घटनाओं पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। इनसे तत्कालीन आर्थिक दशाओं की भी जानकारी मिलती है। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा विज्ञान कहते हैं। द नेक्स्ट इज शिलालेख। शिलालेख से हमें विविध प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। ये शिलालेख ताम्रपत्रों पर लिखे जाते थे अथवा पत्रों एवं शिलाओं पर उत्कीर्ण होते थे। ये शिलालेख महत्वपूर्ण घटनाओं, उनकी तिथियाँ, शासकों के गुण तथा उपलब्धियों, उनकी कला तथा प्रशासन के विषय में विश्वसनीय सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। देखिए साहित्यिक स्रोत, लिटरेचर सोर्स। इसमें हम पहले पढ़ेंगे जीवन कथा एवं या ऐतिहासिक वृत्तांत, बायोग्राफिक एंड क्रॉनिकल्स। अबुल फजल अकबरनामा अकबर की जीवन कथा है जो अकबर की जीवन तथा शासनकाल का विवरण प्रस्तुत करती है। ये मैंने शॉर्ट में समझाया, आप इसे डिटेल में पढ़ लेंगे। द नेक्स्ट इज विदेशी यात्रियों तथा इतिहासकारों के विवरण। अकाउंट्स बाय फॉरेन ट्रैवलर्स एंड हिस्टोरियंस। विदेशी यात्री तथा इतिहासकार अल बरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने समकालीन भारतीय इतिहास, भूगोल, दर्शन, खगोल विद्या आदि के विविध विवरण लिखे हैं। Chapter is finished. I hope you all understand this chapter and thank you.